नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारी। वो नाम जिसके बगैर महाराष्ट्र की सियासत की चर्चा पूरी नहीं होती, आज हमारे बीच नहीं है। प्लेन क्रैश में अजीत दादा पवार की मौत हो गई। आखिर कैसे हुआ यह हादसा? टेक ऑफ से क्रैश होने तक की पूरी कहानी। कहां हुई चूक? बात उस विमान की भी होगी जो क्रैश हो गया। और अजीत पवार के बाद महाराष्ट्र की सियासत आखिर किस करवट बैठेगी, बताएंगे आपको सब कुछ विस्तार से। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार का बुधवार सुबह एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। महाराष्ट्र में दादा कहे जाने वाले अजीत पवार मुंबई से पुणे के बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें एक चुनावी सभा को संबोधित करना था। लेकिन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। बारामती पवार परिवार का गढ़ है और अजीत पवार बारामती विधानसभा से ही विधायक थे। तो महाराष्ट्र के 66 साल के दिग्गज राजनेता के साथ साथ उनके 2 कर्मचारी और 2 क्रू मेंबर भी उस प्लेन क्रैश में मारे गए। बुधवार सुबह 8:10 पर हुए अजीत पवार और 4 अन्य लोगों को लेकर एक विमान लियरजेट 45 मुंबई एयरपोर्ट से रवाना हुआ। ये विमान अरब सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए बारामती की ओर गया। सुबह करीब 8:30 बजे विमान ने पहली बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन खराब विजिबिलिटी के कारण लैंड नहीं कर पाया। इसके बाद विमान के पायलट ने सुबह 8:42 पर दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की। इसी दौरान विमान रडार से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद खबरें आई कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को ले जा रहा विमान क्रैश हो गया है। बारामती हवाई अड्डे के रनवे 11 के पास क्रैश हुआ विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। इस हादसे में अजीत पवार सहित विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। हादसे में किस किस की गई है जान, पहले ये भी जान लीजिए। इस हादसे में अजीत पवार के अलावा 4 और लोगों की जान गई। कैप्टन सुमित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक, जो इस मिड साइज बिजनेस जेट को उड़ा रहे थे। एक फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी पीएसओ विदित जाधव भी हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि हादसा आखिर हुआ कैसे। इस सवाल का कोई सीधा और सटीक जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे मौसम खराब होने की वजह से पायलट को रनवे पूरी तरह से नहीं दिखना या फिर कोई तकनीकी खराबी होना। फिलहाल इन सभी पहलुओं की जांच चल रही है। हालांकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए के अनुसार बारामती में क्रैश हुए विमान कि पायलटों को लैंडिंग की कोशिश करते समय रनवे को पहचानने में कठिनाई हुई। पहली कोशिश के दौरान पायलट को रनवे दिखाई नहीं दिया, इसलिए उन्होंने दोबारा लैंडिंग की कोशिश करने से पहले गो अराउंड किया। हालांकि पायलट की ओर से कोई इमरजेंसी कॉल, एसओएस या मेडे कॉल नहीं दिया गया था। बताया ये भी गिर जा रहा है कि पायलट को लैंडिंग का क्लियरेंस दे दिया गया था, लेकिन पायलट की तरफ से कोई कंफर्मेशन या जवाब नहीं आया। शायद रेडियो साइलेंट हो गया था। 2 फ्लाइंग स्कूल, रेडबर्ड और कार्वर एविएशन बारी बारी से बारामती में एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ऑपरेट करते थे। बुधवार को कार्वर एविएशन ने एटीसी की जिम्मेदारी संभाली। कार्वर एविएशन के मैनेजर प्रमेश पारिक ने बताया कि विमान को सुबह 8:50 पर लैंड करना था और कैप्टन ने कहा कि रनवे दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि बारामती का रनवे 1770 मीटर लंबा है। हम विमान को लैंड करते हुए नहीं देख पाए, लेकिन हमने क्रैश की आवाज़ सुनी। शायद विजिबिलिटी की समस्या थी। डीजीसीए ने बताया कि बारामती का रनवे एक टेबल टॉप रनवे है। बारामती की एयर स्ट्रिप छोटी है और यहाँ ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की सुविधा नहीं है, इसलिए पायलट को मैनुअल और आंखों के सहारे विजुअल लैंडिंग करनी पड़ती है। विमान सीधे रनवे की ओर नहीं आया, बल्कि उसने एक बड़ा टर्न लिया और रनवे से करीब 50 मीटर दूर क्रैश लैंडिंग हुई और विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। विमान हादसे की गुत्थी सुलझाने के लिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। शुरुआती जांच में जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने आया वो है हादसे से ठीक पहले पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई बातचीत। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार लैंडिंग से पहले जब पायलटों ने मौसम की जानकारी मांगी, तब उन्हें बताया गया था कि हवा शांत है और विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर है। एविएशन स्टैंडर्ड के अनुसार 3000 मीटर की विजिबिलिटी लैंडिंग के लिए पर्याप्त मानी जाती है। फिर भी पायलटों ने 2 बार रेडियो पर कहा कि उन्हें रनवे नजर नहीं आ रहा। इधर अधिकारियों के अनुसार विमान हादसा इतना भीषण था कि पीड़ितों के शव पहचानना भी मुश्किल हो गया था। उनकी पहचान कपड़ों और दूसरे व्यक्तिगत सामानों की मदद से की गई। बताया जा रहा है कि अजीत पवार की पहचान उनकी घड़ी से हुई, जो उन्होंने अपने हाथ में पहनी थी। जब बचाव दल दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो वहां मिले अवशेषों में से एक हाथ में बंधी घड़ी और उसके खास बेल्ट स्ट्रैप को देखकर अधिकारियों ने पुष्टि की कि ये शव अजीत पवार का है।
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विमान के क्रैश होते ही एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी और वो आग के गोले में तब्दील हो गया, जिससे बचाव कार्य में भी रुकावट आई, क्योंकि आग ने विमान को कम से कम 20 मिनट तक अपनी चपेट में रखा। अजीत पवार का शव कुछ मिनटों बाद स्थानीय लोगों को मिला, जिन्होंने उसे कंबल से ढक दिया। प्रोटोकॉल के अनुसार एयरपोर्ट पर एक एम्बुलेंस तैनात थी, जिसने दुर्घटना में घायल सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल यानी 29 जनवरी को सुबह 11 बजे उनके पैतृक शहर बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार ने घोषणा की है कि दादा की अंतिम विदाई पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ होगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। अब उस विमान के बारे में आपको बताते हैं जो हादसे का शिकार हुआ है। जो विमान क्रैश हुआ वो लियरजेट 45 था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSS के था। ये विमान दिल्ली की VSR एविएशन कंपनी का था। लियरजेट 45 एक मिड साइज बिजनेस जेट विमान है, जिसे कनाडा की बॉम्बार्डियर एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। इस मॉडल के करीब 640 विमान साल 1995 से 2012 के बीच बनाए गए थे। जहां एक बड़ी ही अहम बात यह है कि इस विमान का ज़्यादातर इस्तेमाल ही सिर्फ इस कारण से किया जाता है क्योंकि ये छोटे रनवे टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। साल 2021 में बॉम्बार्डियर कंपनी ने लियरजेट 45 विमान बनाना बंद कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये विमान आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है। रिकॉर्ड के अनुसार VSR एविएशन बिजनेस प्रोफेशनल्स को विमान चार्टर सर्विस देती है। मुंबई, हैदराबाद और भोपाल में भी इसके विमान चलते हैं। कंपनी को मुख्य रूप से विजय कुमार सिंह और रोहित सिंह चलाते हैं। बारामती में हुए विमान हादसे पर VSR एविएशन के अधिकारियों ने कहा कि विमान में किसी तरह का कोई सिक्योरिटी इशू पहले से नहीं था। विजय कुमार सिंह ने मीडिया से कहा कि विमान 100% सुरक्षित था और विमान का क्रू भी काफ़ी अनुभवी था। उन्होंने ये भी कहा कि खराब विजिबिलिटी हादसे की एक वजह हो सकती है, लेकिन अंतिम नतीजा DGCA की जाँच के बाद ही सामने आएगा। अब भले ही VSR एविएशन का कहना है कि जो विमान क्रैश हुआ और जिसमें अजीत पवार की मौत हुई वो 100% सुरक्षित था, लेकिन उपलब्ध आंकड़े कुछ और ही संकेत देते हैं। दरअसल 14 सितंबर 2023 को लियरजेट 45 VTDBL जो विशाखापट्टनम से मुंबई जा रहा था, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। उस समय विमान में 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। सौभाग्य से इस हादसे में यात्री और पायलट सुरक्षित बच गए। हालांकि टक्कर इतनी तेज थी कि विमान 2 हिस्सों में टूट गया था। अब बताएंगे आपको आखिर अजीत दादा के बाद क्या करवट लेगी महाराष्ट्र की राजनीति। दरअसल कई पीढ़ियों के लिए अजीत पवार के बिना महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर की कल्पना करना मुश्किल है। महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार महाराष्ट्र के वैकल्पिक सत्ता केंद्रों में से एक थे। बुधवार को बारामती में विमान दुर्घटना में उनके निधन से महाराष्ट्र की राजनीति और खासतौर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के दोनों गुट अनिश्चितता के दौर में डूब गए हैं। NCP का उनका गुट, जिसके पास पार्टी का आधिकारिक लोगो और चिन्ह है, महाराष्ट्र की मौजूदा फडणवीस सरकार का हिस्सा है। अजीत पवार का निधन उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए हुआ है। उनके जाने से महाराष्ट्र की सत्ता और विपक्षी समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। वहीं अजीत पवार की गैर मौजूदगी में उनके गुट के विधायक, सांसद और विधान पार्षद अनिश्चितता के शिकार हैं। बिना उनके नेतृत्व और वार्ता कौशल के ये नेता एकजुट रहेंगे, नया नेता चुनेंगे या शरद पवार के पास लौटेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो अजीत के 2 बेटे पार्थ और जय और उनकी पत्नी सुनेत्रा उनके परिवार में हैं। पार्थ 2019 में मावल से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और राजनीति में सक्रिय लेकिन प्रभावशाली नहीं है। जय बिजनेस संभालते हैं, जबकि सुनेत्रा राज्यसभा सांसद और रणनीतिकार हैं जो बारामती से लोकसभा हार चुकी हैं। सुनेत्रा और पार्थ पर अजीत पवार की विरासत संभालने का दबाव होगा, लेकिन शरद पवार की परछाई चुनौती बनी रहेगी। शरद पवार ने राज्यसभा कार्यकाल के बाद संन्यास की घोषणा की है। ऐसे में सुप्रिया सुले दिल्ली में पार्टी का चेहरा है, जबकि अजीत ग्रामीण महाराष्ट्र के जनाधार थे। अगर ये दोनों गुट एक हो जाते हैं तो दिल्ली में सुप्रिया सुले पार्टी का चेहरा होती और अजीत राज्य और ग्रामीण राजनीति को संभालते। लेकिन अब पवार परिवार और NCP का क्या होगा, ये भविष्य बताएगा।